आइए कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी सामान्य हिंदी क्लास के लिए आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आप लोगों को सबसे पहले हिंदी गद्य का पहला लेसन पढ़ाया जा रहा है। उसमें कुछ ऑनलाइन क्लास में आपको हमने पढ़ाया है। जैसे पहला लेसन जो हमारा है वो है राष्ट्र का स्वरूप। लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक, इसमें आप लोगों को हमने ये बताया है, जो विद्यार्थी पहले पढ़े होंगे, कि इसमें राष्ट्र का स्वरूप यानी राष्ट्र के निर्माण में 3 प्रमुख अंग हैं। और 3 प्रमुख अंग है भूमि, जन, संस्कृति। ठीक, भूमि को धरती, पृथ्वी, उसी तरह से जन को लोग, मनुष्य, और संस्कृति को सभ्यता, आचरण, ये सब बताया गया है। यानी आप 3 कोई भी प्रमुख अंग बता सकते हैं, भूमि, जन, संस्कृति। तो भूमि के बारे में यानी राष्ट्र के निर्माण में भूमि के महत्व का वर्णन किस प्रकार से अग्रवाल जी ने किया है वो हमने आपको बता चुके हैं। दूसरा, आपको जन यानी राष्ट्र के निर्माण में जन के महत्व का वर्णन किस तरह से किया गया है ये भी आपको बताया जा चुका है। आज आपको राष्ट्र के निर्माण में जो तीसरा प्रमुख अंग है वो है संस्कृति। क्या है? संस्कृति। संस्कृति यानी जिसको सभ्यता या क्या कहा गया, जिसको सभ्यता या आचरण, ये सब बातें बताई गई। आइए अब हम लोग देखते हैं किताब। आप लोग देखें, किताब में संस्कृति जो राष्ट्र का तीसरा प्रमुख अंग है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, लेखक बता रहे हैं कैसे क्या। पहले किताब देखिए कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना का बंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। लेखक यानी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी बताना चाहते हैं, समझा रहे हैं कि देखिए, राष्ट्र का तीसरा प्रमुख अंग, राष्ट्र का तीसरा प्रमुख अंग है संस्कृति यानी सभ्यता। मनुष्यों ने युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है यानी मनुष्यों के द्वारा ही सभ्यता बनाई गई है, मनुष्यों में ही सभ्यता की बात की गई है, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। यानी जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में यदि उसकी श्वसन क्रिया न हो तो फिर वह शरीर बेकार है, यानी उसके प्राण नहीं हो सकते, नहीं रह सकते। उसी प्रकार से यदि किसी राष्ट्र में संस्कृति यानी सभ्यता नहीं है तो समझ लीजिए वह राष्ट्र भी निर्जीव की तरह है। लेखक कहते हैं बिना संस्कृति के जन की कल्पना का बंध मात्र है। कहते हैं बिना संस्कृति यानी बिना सभ्यता के मनुष्य की कल्पना करना कबंध मात्र है। कबंध मात्र का मतलब सिर रहित। जिस प्रकार से सिर को धड़ से अलग कर दिया जाए, जिस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के सिर को धड़ से
अलग कर दिया जाए तो उसके शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक उसी प्रकार से यदि किसी राष्ट्र से उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति को अलग कर दिया जाए तो उस राष्ट्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, यानी उस राष्ट्र की कल्पना करना भी संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, यानी संस्कृति ही, सभ्यता ही लोगों का मस्तिष्क है, दिमाग है। देखा आगे कहते हैं कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है, यानी संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र का विकास संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी राष्ट्र के समग्र रूप में देखा जाए तो धरती और धरती के साथ लोग, ये सब मिल करके ही जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन, यानी यदि धरती और मनुष्य अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, यानी अलग कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, तो राष्ट्र का विनाश समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। देखिए लेखक बहुत गजब समझा रहा है कि जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। बिटप माने होता वृक्ष, नहीं जिस प्रकार से यदि कोई वृक्ष बहुत सुंदर हो परंतु उसमें कोई फल फूल न आए तो उस वृक्ष का सम्मान नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार से यदि किसी राष्ट्र में संस्कृति रूपी, सभ्यता रूपी वृक्ष न हो तो उस राष्ट्र का कोई सम्मान नहीं रह जाता है। इस तरह से समझाते हुए लेखक आगे कहते हैं कि संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। ज्ञान और कर्म दोनों ये जो है कि पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा ही क्या है? सभ्यता है, संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो भी बनाया है, जो भी रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। इस तरह से जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जात अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है, उसे प्रेरणा स्रोत सभ्यता का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग संस्कृतियां, पृथक अलग अलग सभ्यताएं राष्ट्र में विकसित होती है, डेवलप होती है, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता है, सामंजस्य है और समन्वय पर निर्भर करता है, यानी वह सामंजस्य और समन्वय पर निर्भर करता है। इस तरह से लेखक राष्ट्र का तीसरा प्रमुख अंग संस्कृति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में संस्कृति का क्या महत्व है। आइए प्रश्न कुछ आप लोगों को रेखांकित करवाते हैं और प्रश्न आपको बताते हैं कि प्रश्न आप कैसे लिखोगे। ये चीज प्रश्न आपके सामने रहेगा। पहले आप संकेत दोगे,
संकेत में आप ऐसे संकेत आप देंगे, ठीक। संकेत में आप देंगे राष्ट्र का, डैश डैश डैश, ठीक। दे दीजिए समझना चाहिए, समझना चाहिए। ये तो आपका संकेत हो गया। अब आप अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन मतलब रेखांकित करेंगे। रेखांकित कर लीजिए किताब में, रेखांकित करिएगा कि बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन करिए, बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। इतना आप अंडरलाइन कर लेंगे, कर लिए ना, ठीक। अब इसको आप प्रश्न दीजिए, 5 प्रश्न बनाइए। आप जानते हैं 5 प्रश्न कैसे बनेंगे। प्रश्न फर्स्ट आप बनाएं। प्रश्न पहला है, राष्ट्र का तीसरा प्रमुख अंग क्या है? राष्ट्र का तीसरा प्रमुख अंग क्या है? सेकंड, अरे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है संस्कृत ही संस्कृत ही मनुष्य का क्या है? दूसरा प्रश्न हो गया कि संस्कृत ही मनुष्य का क्या है, उसी पैराग्राफ में दिया गया है उत्तर। तीसरा क्वेश्चन आप जो अभी आपको पढ़ाया गया उसी में से आपको क्वेश्चन देना है कि जीवन के विटप का पुष्प क्या बताया गया है? ठीक। अब 3 प्रश्न आप यहां रख लीजिए। चौथा प्रश्न आप जानते ही है, क्या लिखना रहता है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो किताब में अभी हमने आपको रेखांकित कराया उसी की व्याख्या करना है। 5वां आपका है पाठ का शीर्षक और लेखक का
नाम लिखिए। ठीक, अब इस तरह से ये 5 प्रश्न हैं। अब बाबू आप ये देख लें कि राष्ट्र का, अब आंसर भी सुन लें, आप नोट भी कर सकते हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं कि राष्ट्र का तीसरा प्रमुख अंग क्या है। तो तीसरा प्रमुख अंग है संस्कृति। क्या है उत्तर? संस्कृति। यानी उत्तर में आप लिखोगे राष्ट्र का तीसरा प्रमुख अंग संस्कृति है। ठीक, दूसरे का उत्तर है संस्कृति ही मनुष्य का क्या है। तो उत्तर में आप लिखोगे कि संस्कृति ही मनुष्य का मस्तिष्क है। संस्कृति ही मनुष्य का मस्तिष्क है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन प्रश्न किया गया है कि जीवन के विटप का पुष्प क्या बतलाया गया है। तो उत्तर में आप लिखोगे जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है, सभ्यता है। उत्तर क्या हो गया? संस्कृति या सभ्यता है। तो जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति या सभ्यता है। ठीक, इसी तरह से आप रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर लीजिए। जैसा कि आपको रेखांकित किताब में हमने करवाया है, व्याख्या आप कर लें। मैं बोल रहा हूं, आप चाहे नोट कर लें या स्वयं लिख लीजिएगा। ठीक, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं। लेखक का कहना है कि राष्ट्र के निर्माण में तीसरा प्रमुख अंग संस्कृति है। संस्कृत के बिना जन की कल्पना असंभव है। उसकी वही स्थिति है जिस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के सिर को धड़ से अलग कर दिया जाए तो उसके शरीर का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार से यदि किसी राष्ट्र से उसकी संस्कृति अलग कर दी जाए तो उस राष्ट्र का कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए कहा गया है कि संस्कृति ही, सभ्यता ही राष्ट्र का मस्तिष्क है, जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र का विकास संभव है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र का विकास संभव है। बस इस तरह से ये व्याख्या आपका हो गया। अब पांचों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए और बोर्ड पेपर में आप ये जान ले बाबू कि ऐसे एक पैराग्राफ रहेगा और एक पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन जो रहेंगे, पांचों क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे, यानी 10 नंबर की आपका एक पैसेज रहेगा। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के। पाठ लेखक का नाम तो जुबान पर रहे, क्योंकि पाठ और लेखक का नाम आपके जुबान पर रहेगा तो निश्चित रूप से आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।